नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी आसियान शिखर सम्मेलन में गए हैं और 7 तारीख को यानी कि कल के शिखर सम्मेलन में वो शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन में शामिल होना और प्रधानमंत्री की इतनी व्यस्तता के बावजूद वहाँ पर जाना अपने आप में महत्वपूर्ण संदेश है। संदेश कैसा है? तो 8, 9, 10 3 दिन दिल्ली में G20 की मीटिंग होनी है और G20 की मीटिंग के साथ साथ इतनी व्यस्तता के बावजूद वो वहाँ पर गए हैं। इट मीन्स कि भारत आसियान देशों को, और अगर हम कहें कि संगठन को वरीयता दे रहा है तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। पहले ही हम 1991 की बात करें, PV नरसिम्हा राव की सरकार लुक ईस्ट की पॉलिसी लेकर के आई। फिर 2014 में हम एक्ट ईस्ट की पॉलिसी लेकर के आए और ये सभी पॉलिसी इन्हीं देशों से संबंधित है। स्वाभाविक सी बात है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण संगठन है और केवल भारत के लिए आसियान ही महत्वपूर्ण नहीं है, आसियान के लिए भारत भी महत्वपूर्ण है। अब कैसे है, क्यों है, इसको समझेंगे उससे पहले कुछ ज़रूरी सूचना आप लोगों से साझा करना है। ज़रूरी सूचना ये है कि हमारा एक फाउंडेशन कोर्स शुरू होने वाला है। 3 अक्टूबर से आप देखेंगे शाम के 3 बजे इसकी कार्यशाला आयोजित की जाएगी। कौन कौन सी फैकल्टी हैं तो इनके बारे में ये जो चेहरे हैं ये पहचान के मोहताज नहीं हैं, आप लोग जानते हैं, आप क्रम से देख रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो 9555-124-124 पर कॉल कर सकते हैं। ये नंबर है, व्हाट्सएप कर सकते हैं। इससे संबंधित अर्थात बैच से संबंधित सारी जानकारी आप लोगों को उपलब्ध करा दी जाएगी। हाइब्रिड होगी अर्थात ऑफलाइन जो क्लासेस होंगी वही क्लासेस आपको ऑनलाइन मोड में दी जाएंगी। इन बातों को समझने के बाद अब आते हैं, ये द हिंदू में प्रकाशित हुई है खबर। और पीएम मोदी टू अटेंड आसियान ईस्ट एशियन समिट इन इंडोनेशिया ऑन सितंबर 7 तारीख को उसमें शामिल होंगे, वो जा रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर देखें, प्रधानमंत्री की इंडोनेशिया यात्रा हो रही है, जो आसियान देशों की समिट होगी या सम्मेलन होगा उसमें शामिल होंगे और इसी को कहा जा रहा है 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अब ये तो बात समझ में आ गई। भारत चीन को उसके पड़ोसी देशों के माध्यम से ही घेरने की नीति अपना रहा है और इस पर लगातार पहल कर रहा है। तो पहल कैसे कर रहा है? कोई भी देश किस तरह से अपने आप को मजबूत कर सकता है? तो मजबूत करने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी इकॉनमी मजबूत हो और उसका सुरक्षा तंत्र मजबूत हो। सुरक्षा तंत्र तब मजबूत होगा जब उसके पास सेना होगी और अत्याधुनिक हथियार होंगे। अगर हथियार उसे प्राप्त हो जाए तो उसकी मारक क्षमता बढ़ जाती है और मारक क्षमता न केवल बढ़ जाती है, अगर कोई देश उसे धौंस दिखाने की कोशिश करे तो वो उसका सामना कर सकता है। चीन के संदर्भ में और आसियान के संदर्भ में यही कुछ बातें देखी जा रही हैं। तो यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले एक बार मैप देख लेते हैं और मैप देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है, ये इंडियन ओशन है, क्योंकि आगे ये काम आएगा इसलिए इंडियन ओशन। और यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये साउथ चाइना सी है। ये जो छोटे छोटे द्वीपीय देश दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं देशों के एक संगठन को जिसकी स्थापना हुई थी 1967 में, ये बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा स्थापित हुआ था। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो देश हैं इनको मिलाकर के कहा जाता है कि यह दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं और इन्हीं देशों का संगठन है, इसमें शामिल होने जा रहे हैं। यहाँ पर आप चीन देख रहे हैं, चीन लगातार इन देशों को परेशान करता रहता है। चीन की इकॉनमी बड़ी है, सेना बड़ी है। अब ऐसी स्थिति में क्या इन देशों के पास विकल्प कुछ है या ये देश इसका सामना कर सकते हैं? तो सामना करने के लिए जैसा कि मैंने कहा कि इकॉनमी मजबूत होनी चाहिए, सेना मजबूत होनी चाहिए, अत्याधुनिक हथियार होने चाहिए। अब ये देश छोटे छोटे हैं, इनके पास हथियार नहीं है। भारत इनको कह रहा है कि आप हथियार मुझसे दे दो और ये देश खुद भी कह रहे हैं, जैसे फिलीपींस 2018 में समझौता हुआ, इस चीज़ को लेकर के समझौता हो गया था कि ब्रह्मोस मिसाइल भारत इनको देगा और इसके ज़रिए ये अपनी स्थिति यहाँ पर मजबूत करेंगे। अगर चीन को हमें घेरना है तो क्या यहाँ से हम चीन को घेर सकते हैं? यहाँ रह कर चीन को तो घेर नहीं सकते। हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ हम जा नहीं सकते तो फिर हमारे पास क्या विकल्प है? इनके पड़ोसी देशों को मजबूत कर दें और इनकी सैन्य शक्ति को और ज़्यादा मजबूत कर दें। भारत ने इसी नीति का पालन किया है। अब कैसे किया है इसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए,
जो सम्मेलन हुआ है इसमें ये जा रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, भारत ने क्या पहल किया है कि आसियान देशों को ये हथियार देगा। उद्देश्य यही है कि चीन को उसके पड़ोस में ही घेरेंगे। साथ ही साथ जो सहयोग कर रहे हैं देश, इंडोनेशियाई जो देश हैं, या इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया भी लगातार इस चीज़ को लेकर के वचनबद्ध है कि अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करें, और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उसको पता है कि चीन से फंसने से बचाने के लिए ज़रूरी है कि हम भारत के पाले में जाएं। तो भारत के साथ ही आ रहा है। साथ ही आसियान देश लगातार अर्थात तेजी से इन देशों में हथियारों की मांग बढ़ गई है, और हथियारों की मांग में वृद्धि का अंदाज़ा हम कैसे लगा सकते हैं? तो कोई ऐसा संगठन होना चाहिए। कैसा संगठन? जो बताए कि किस देश के पास कितने हथियार हैं और वो देश अपनी सुरक्षा के लिए हथियारों पर कितना खर्च कर रहा है। तो इसी से संबंधित यहाँ पर एक सीपरी रिपोर्ट प्रकाशित होती है। सीपरी रिपोर्ट 2023 बताती है कि साउथ ईस्ट एशियाई जो देश हैं ये अपनी मिलिट्री पर खर्च दोगुना कर दिए हैं। 2 दशकों में दोगुना कर दिए हैं, अर्थात पिछले 20 सालों में, पिछले 20 वर्षों में कहें तो दोगुना कर दिए हैं। वर्ष 2000 की अपेक्षा जो इनका सुरक्षा खर्च था वो इतना 1000 करोड़ था। अभी 2021 में इन्होंने क्या किया है? 3.57 हज़ार करोड़ बढ़ा दिया है। स्वाभाविक सी बात है कि इन देशों ने अपनी सुरक्षा को ज़्यादा वरीयता दिया है अन्य बातों की अपेक्षा। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है भारत की रणनीति क्या है। हिंद महासागर को हमने देख लिया, फोटो में यहाँ पर हिंद महासागर को देखिए, ये रहा इंडियन ओशन। इंडियन ओशन के साथ साथ ये साउथ चाइना सी भी मैंने बताया। अब इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर देखिए हिंद महासागर से चीन को भटकाना। हिंद महासागर में इन क्षेत्रों में अगर आप लोगों को याद हो तो रिंग ऑफ फॉल्स की नीति चीन अपना चुका है और भारत को यहाँ पर घेरने की पहल कर चुका है। ऐसी स्थिति में अगर यहाँ से उसका ध्यान भटका करके यहाँ पर कर दिया जाए, अर्थात इन देशों के साथ ही उलझा दिया जाए और इन देशों की सैन्य शक्ति बढ़ा दी जाए, हथियार दे दिया जाए, तो ये देश इनसे लड़ने में सक्षम हो जाएंगे और लड़ने में सक्षम होंगे तो यहाँ से चीन का ध्यान इधर की तरफ हो जाएगा। भारत ने इसी नीति का पालन किया है। दूसरी बात, यहाँ पर आसियान देशों को हथियार देना, इसके लिए साथ ही चीन का ध्यान साउथ चाइना सी समुद्र पर केंद्रित करना, क्योंकि साउथ चाइना सी में इन देशों के साथ बहुत ज़्यादा विवाद है। हमने कई क्लास में ये पढ़ा था। साथ ही इसके लिए भारत ये कर रहा है कि फिलीपींस के साथ 2018 में समझौता किया था, 2018 में समझौता किया था और इसके तहत ये समझौता जो हुआ था 31,000 करोड़ का, और ब्रह्मोस मिसाइल ये वादा कर चुका है कि मैं आपको दूंगा। स्वाभाविक सी बात है, ब्रह्मोस मिसाइल की मारक क्षमता और उसकी उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए इसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। मार्च 2023 की बात करें तो इंडोनेशिया भी शुरुआती बातचीत कर चुका है। किसके लिए? ब्रह्मोस जो एरोस्पेस कंपनी है वो कर चुका है, और 16,000 करोड़ की ये डील अभी बातचीत के स्तर पर है, अर्थात अभी फाइनल नहीं हुआ है। तो यह भी महत्वपूर्ण है। भारत ने इसके अलावा और क्या किया है? तो पड़ोस में ही चीन को घेरने की नीति के तहत कई देशों को ब्रह्मोस और लड़ाकू जो एयरक्राफ्ट है तेजस, उसे भी बेचने की कोशिश कर रहा है कि बेच करके इनकी क्षमता को बढ़ाया जाए। लाभ क्या होगा? साउथ चाइना सी में चीन की जहाज़ों की निगरानी बढ़ जाएगी और निगरानी बढ़ने के साथ साथ इन देशों की स्थिति मजबूत होगी, और जो हिंद महासागर में चीन की गतिविधि लगातार बढ़ रही है उस गतिविधि में कमी आ जाएगी। तो भारत इस क्षेत्र में अपनी स्थिति को और ज़्यादा बेहतर ढंग से मजबूत कर सकता है। भारत क्या कर रहा है? अपने आप को एक ग्लोबल साउथ के लीडर के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहा है। तो ग्लोबल साउथ के लीडर के रूप में स्थापित कर रहा है, तो यहीं पर देखिए ग्लोबल साउथ क्या है। ग्लोबल साउथ का मतलब एक अवधारणा है, और ये कहा जा रहा है कि ये जो देश हैं ये अपेक्षाकृत इन देशों के काफ़ी ज़्यादा विकसित हैं। तो ये अल्प विकसित देश हैं, इन देशों का नेतृत्व करना ज़रूरी है, और नेतृत्व करने का मतलब ये है कि इनकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को, चाहे पर्यावरण से संबंधित हो, आतंकवाद से संबंधित हो, विकास से संबंधित हो, इत्यादि बातें, इन सभी देशों की आवाज़ को वैश्विक मंच पर उठाना, और वैश्विक मंच पर उठाने का काम सफलतापूर्वक भारत कर रहा है। तो इसीलिए इन देशों की आवाज़ उठाने के रूप में भारत एक नेता के रूप में उभर रहा है और इन देशों की आवाज़ उठा रहा है। तो इस रूप में भी कहा जा रहा है कि भारत पहल कर चुका है। साथ ही साथ यहाँ पर बात करें विकासशील देशों की आवाज़, और ये सभी कैसे देश हैं? विकासशील देश हैं, कुछ अल्प विकसित देश हैं। खुद को विकल्प के रूप में पेश कर रहा है भारत। विकल्प कौन कौन से हैं? तो दुनिया में इस समय अगर आप विकल्प देखेंगे तो एक तो यूएसए है और दूसरा चीन है,
और तीसरा विकल्प यहाँ पर भारत बन करके आ रहा है कि भारत भी विकल्प है। आप या तो इसके साथ जा सकते हैं, इसके साथ जा सकते हैं। इन दोनों देशों की डोमिनेंस पावर ज़्यादा है, लेकिन भारत ये कह रहा है कि हम भाईचारे के साथ आपके साथ जुड़ना चाहते हैं और आपकी आवाज़ को वैश्विक मंचों पर हम उठाना चाहते हैं। तो भारत ये कह रहा है इन दोनों विकल्प को छोड़ो, मेरे साथ आओ, और यही काम भारत लगातार करने में जुटा हुआ है। इसके साथ साथ यहाँ पर देखें, आसियान, भारत और आसियान संबंधों को अब समझना ज़रूरी है कि भारत आसियान का संबंध कैसा है। तो आसियान देशों को एक बार देख लेते हैं कि आसियान देश कौन कौन से हैं। इसमें जितने देश दिखाई दे रहे हैं इनको कहा गया है, जिनको डिनोट किया गया है, ये आसियान देश हैं, अर्थात ये मिल करके 10 आसियान संगठन बनाते हैं। ठीक है, 10 आसियान अर्थात 10 देश मिल करके आसियान संगठन बनाते हैं। अब इसके बारे में हम लोगों ने बात कर लिया कि इसकी स्थापना कब हुई थी। बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि इसकी जो अध्यक्षता की जाती है वो समय समय पर देशों के अल्फ़ाबेट अर्थात अंग्रेजी के जो नाम हैं उसी क्रम में इनको अध्यक्षता प्रति 1 वर्ष पर दी जाती है। कुल आबादी की बात करें तो 650 मिलियन इन देशों की आबादी है। अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और साथ ही साथ इनकी अर्थव्यवस्था भी लगातार तेज़ी से बढ़ रही है। बढ़ने के साथ साथ ये बाज़ार भी हैं और बाज़ार को ध्यान में रखते हुए इनकी भूमिका और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ये बातें आप लोगों ने यहाँ पर समझ लिया। अब बात कर लेते हैं कि जो संबंध हमारे रहे इन देशों के साथ या इस संगठन के साथ, तो 1992 में सेक्टोरल डायलॉग पार्टनर भारत बना था। उसके साथ साथ 1996 में डायलॉग पार्टनर बना। 26 जनवरी 2018 को इनके महत्व को ध्यान में रखते हुए, फिर इनकी उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए 2018 में गणतंत्र दिवस के परेड में सभी देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनको बुलाया गया था। आसियान नेता को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। अक्टूबर 2021 की बात करें तो आसियान भारत मैत्री वर्ष भी मनाया गया था। ये उनके इम्पोर्टेंस को बताने के लिए कि आप हमारे लिए महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। आसियान और भारत सहयोग के 3 फंड भारत ने बनाया है और ये कौन कौन से सहयोग के लिए, आसियान भारत सहयोग कोष, आसियान भारत ग्रीन फंड, आसियान भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास कोष, अर्थात भारत इनको वरीयता दे रहा है। इन सभी बातों को समझने के साथ साथ आसियान की बात करें तो यह भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। आसियान इंडिया कनेक्टिविटी के लिए लगातार प्रयास कर रहा है और इसके लिए कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट भी शुरू किया जा चुका है। इस पर लगातार काम हो रहा है और इस पर पहल की गई है। तो इसी संदर्भ में जब हम इसकी बात कर रहे हैं कि कौन सा कालादान जो मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, इस पर क्या किया गया है और इससे क्या लाभ होगा, तो आप यहाँ से देख रहे हैं कलकत्ता से लेकर के ये सी रूट से यहाँ पर हम म्यांमार जा रहे हैं, म्यांमार के सीतवे पोर्ट, और इसके माध्यम से हम इन देशों से कनेक्ट हो रहे हैं। यहाँ केवल हम इन देशों से ही कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, बल्कि जो हमारा पूर्वोत्तर का क्षेत्र है, पूर्वोत्तर के क्षेत्र में भी हम आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकते हैं, कनेक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। तो ये भारत के द्वारा शुरू किया गया है। साथ ही साथ आप यहाँ पर बात कर रहे हैं तो देखिए, परियोजनाओं पर कार्य लगातार भारत कर ही रहा है। भारत और आसियान कृषि के क्षेत्र में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष के क्षेत्र में, पर्यावरण जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में इन देशों के साथ मिलकर के कार्य कर रहा है। 2022-23 की बात करें तो जो दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार था वो 131.5 बिलियन डॉलर के करीब पहुंच गया था। साथ ही वैश्विक व्यापार में अगर इनकी भागीदारी की बात करें तो 11.3% है, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आंकड़ा है। तो इससे ये साबित हो रहा है कि हम न केवल बातों के स्तर पर बल्कि इन देशों के साथ हम अपने संबंधों को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए सीरियस हैं और हम इस पर कार्य भी कर रहे हैं। भारत आसियान संबंधों में चुनौतियां भी हैं, ऐसा नहीं है कि चुनौतियां नहीं हैं। चुनौतियां कौन सी हैं? तो व्यापार असंतुलन की स्थिति देखा जाता है, अर्थात व्यापार घाटा है। जितना हमने 2021-22 में वहाँ को निर्यात किया, आयात उससे ज़्यादा किया, तो व्यापार घाटा एक बड़ी समस्या है। साथ ही जो जुड़ाव की प्रकृति है ये एक समस्या के रूप में है, क्योंकि कालादान मल्टी मॉडल जो प्रोजेक्ट है उस पर काम डिले हो रहा है। बहुत पहले उसे पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर बहुपक्षीय के बजाय द्विपक्षीय जुड़ाव अधिक है। सभी देशों के साथ हम द्विपक्षीय जुड़ाव को ज़्यादा वरीयता दे रहे हैं। हम इस संगठन के साथ जुड़ाव को उतना महत्व तो दे रहे हैं, लेकिन उस दिशा में हम काम नहीं कर पा रहे हैं। एक तो ये समस्या है। दूसरी बात, प्रतिस्पर्धी जो क्षेत्रीय समझौते हैं उससे भारत बाहर हो गया। जैसे RCEP समझौता है, भारत इससे बाहर हो गया।
भारत के अपने कंसर्न थे, लेकिन भारत इससे बाहर हो गया। चीन की उपस्थिति की बात करें तो चीन एक क्षेत्रीय शक्ति है और क्षेत्रीय स्थिरता को ये प्रभावित करता है। तो चीन वहाँ उसी क्षेत्र में उपस्थित है और भारत को वहाँ पर जा कर के इन देशों में अपनी पैठ बना करके तब अपनी स्थिति को मजबूत करना है। तो एक ये भी समस्या है। भारत की क्षमता यहाँ पर जो क्षमता होनी चाहिए और जो दोहन करना चाहिए, भारत उतने बड़े पैमाने पर नहीं कर पा रहा है। तो एक ये भी समस्या है। सीमित कनेक्टिविटी है, जैसा कि हमने पहले ही कलादान मल्टी मॉडल जो प्रोजेक्ट है उसके माध्यम से हम बात कर रहे हैं। भौतिक और जो डिजाइन कनेक्टिविटी है ये अभी सीमित है। व्यापार, निवेश और लोगों के मध्य जो संबंध है वो भी सीमित है। हमें इस क्षेत्र में अभी काम करने की ज़रूरत है या इसे बढ़ाने की ज़रूरत है। आसियान भारत के लिए अवसर की बात करें तो एक संभावित बाजार है। न केवल हम यहाँ पर चीन को बैलेंस कर सकते हैं, जबकि यहाँ दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि संभावित बाजार और अपने देश में जब हम सेकेंडरी सेक्टर की बात करें या औद्योगिक क्षेत्र की बात करें, यहाँ पर उत्पादन होगा और उत्पादन के लिए हमें बाजार चाहिए और बाजार के लिए हम इन देशों को देख सकते हैं। तो एक तो ये महत्वपूर्ण बात है कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार जो आसियान संगठन है उसे देखा जा रहा है। इंडो पैसिफिक रणनीति में ये सहायक हो सकता है। इंडो पैसिफिक रणनीति अपेक्षाकृत नवीन अवधारणा है और इस अवधारणा पर अगर काम करना है, भारत को आगे बढ़ना है और इसके एक्सेप्टेंस को बढ़ाना है तो इन देशों का सहयोग चाहिए। और इसके लिए हम एक्ट ईस्ट की नीति और इसके साथ साथ इंडो पैसिफिक की रणनीति इसके घटक के रूप में देख रहे हैं। साथ ही चीन के प्रभाव को हमें कम करना पड़ेगा और उत्तर पूर्व के साथ कनेक्टिविटी को और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। जब मैं उत्तर पूर्व की बात कर रहा हूं तो नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे राज्य है, सेवन सिस्टर भी कहा जाता है, उन क्षेत्रों में हमें अवसंरचना को मजबूत करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ यहाँ पर नियम आधारित व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। नियम आधारित व्यवस्था तो किसी भी क्षेत्र में कार्य करने के लिए एक नियम होता है। समुद्री क्षेत्र के लिए भी एक अंतर्राष्ट्रीय नियम है और उस अंतर्राष्ट्रीय नियम के अनुसार सभी देश उन क्षेत्रों में कार्य करें। तो भारत ये चाहता है और ये देश भी चाहते हैं कि नियम आधारित व्यवस्था होनी चाहिए। उन्हीं नियमों के तहत कोई देश समुद्री क्षेत्र पर अधिकार करे या दावा करे। लेकिन साउथ चाइना सी में इन देशों के साथ लगातार डिस्प्यूट चीन का होता रहता है। तो यह भी महत्वपूर्ण है। भारत प्रशांत क्षेत्र की बात कर लें, स्थिरता और समृद्धि के लिए ये आवश्यक है कि नियम आधारित व्यवस्था को मजबूत किया जाए और उसे आगे बढ़ा जाए। इन बातों को समझने के साथ साथ अब देख लेते हैं क्या इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है। बिल्कुल प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर देखिए यूपीएससी 2016 में प्रश्न पूछा गया है, साथ ही प्रारंभिक परीक्षा में। इसके अलावा यहाँ 2018 में भी प्रश्न पूछा गया है, इससे संबंधित है। साथ ही क्या मुख्य परीक्षा में भी प्रश्न पूछा गया है? बिल्कुल पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए 2016 में इसी से संबंधित इसके इर्द गिर्द सवाल बनाए गए हैं। शीत युद्ध के बाद के अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के संदर्भ में भारत की पूर्वोन्मुखी नीति के आर्थिक और रणनीतिक आयामों का मूल्यांकन करें। तो आप इस बात को समझ गए होंगे कि इस टॉपिक का व्यापक महत्व है और उन सभी बातों को समझते हुए कि भारत किस तरह से इसको घेरने की रणनीति अपना रहा है और अगर भारत इसमें सफल हो जाता है तो अपने आप में भारत की एक बहुत बड़ी रणनीतिक जीत होगी। महत्वपूर्ण बात यह भी है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, शुरुआत में ही कहा, कि अपनी इतनी व्यस्तता के बावजूद प्रधानमंत्री का आसियान शिखर सम्मेलन में जाना उसके इम्पॉर्टेंस को दर्शाता है और दुनिया को ये मैसेज भी देना है कि हम इस संगठन को महत्व दे रहे हैं। तो आज के सेशन में मेरे साथ इतना ही। अगली क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।